नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करूँगा और आपको कुछ बड़े महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं और उनके कुछ आसान से समझे जाने वाले उत्तर आपको दूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है और क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया का ही दूसरा रूप है? क्या स्किज़ोफ्रेनिया का ही दूसरा नाम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है? ये दोनों डिसऑर्डर किस तरह से अलग होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया से एक अलग तरह का डिसऑर्डर होता है और मेजर जो इन दोनों का डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है जिससे कि ये दोनों को अलग किया जा सकता है वो होता है इनका ड्यूरेशन। स्किज़ोफ्रेनिया को जहां डायग्नोस करने के लिए कम से कम 6 महीने तक एक पेशेंट में सिम्टम्स का बना रहना ज़रूरी होता है, जिसमें प्रोड्रोमल फेज़ भी होता है, रेजिडुअल फेज़ भी हो सकता है। तो वहीं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स 6 महीने से कम टाइम में रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पेशेंट के ज़्यादातर सिम्टम्स 6 महीने से कम टाइम में ऑलमोस्ट चले गए हैं और पेशेंट काफ़ी बेटर कंडीशन में रिटर्न कर जाता है। दोनों कंडीशंस में स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया में एटलीस्ट 1 महीने तक सिम्टम्स का बना रहना ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक पेशेंट ने 2 या उससे ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स को एक्टिवली एक्सपीरियंस किया हो, जिनमें 5 तरह के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बताया: डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स। इन 5 तरह के सिम्टम्स में से 2 या 2 से ज़्यादा एटलीस्ट 1 महीने तक तो पूरे तौर पर प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें कि पेशेंट को काफ़ी डिस्ट्रेस हुआ था। पर स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में इन सिम्टम्स का डेवलप होना और इन सिम्टम्स का बना रहना ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में यह सिम्टम्स जल्दी डेवलप होते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। कई मामलों में 4 हफ्तों से भी कम टाइम में ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और 1 महीने तक बने रहते हैं और फिर उसके बाद 1 या 2 महीने के अंदर इलाज के बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं। तो कुल मिला के 3 से 4 महीने के अंदर स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर रिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे केस में इन पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप होने में भी टाइम लगता है। प्रोड्रोमल फेज़ 1 साल तक का भी हो सकता है और धीरे धीरे डेवलप होकर सिम्टम्स एक्टिव बने रहते हैं, दवाइयों पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते और इनको जाने में भी बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 6 महीने के बाद भी ये सिम्टम्स पूरी तरह से नहीं जाते। रेजिडुअल फेज जो है स्किज़ोफ्रेनिया का, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेफिसिट देखने में आता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में रेजिडुअल सिम्टम्स बहुत थोड़े से रह जाते हैं। यही वजह है कि जिन पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिलता है उसमें से 1/3 पेशेंट्स काफ़ी अच्छा रिकवर कर लेते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, जबकि बाकी के 2/3 पेशेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, या ये कहें कि उनकी बीमारी जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो डॉक्टर्स जब डायग्नोसिस देते हैं किसी पेशेंट को, जैसे कि मान लीजिए कि ये सिम्टम्स जो है वो 3-4 महीने से प्रेजेंट हैं, और डॉक्टर जब डायग्नोसिस देते हैं तो हो सकता है शुरुआत में वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म का डायग्नोसिस दे दें, पर डॉक्टर थोड़े टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अगर ज़्यादातर सिम्टम्स 6 महीने के अंदर अंदर चले जाते हैं तो पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म ही रखा जाएगा। पर अगर 6 महीने से ज़्यादा 7-8 महीने तक भी पेशेंट के ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं जाते या थोड़े बहुत सिम्टम्स चले जाते हैं जैसे कि हेलुसिनेशन या डिल्यूजन, पर नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बने रहते हैं या कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स बने रहते हैं, मतलब कि रेजिडुअल फेज में पेशेंट के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स बने रहते हैं, तो ऐसे में स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दे दिया जाता है और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक रिलेशनशिप होता है इन 2 डिसऑर्डर्स में। इसी के साथ ये भी देखने में आता है कि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट की प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी थी, मतलब बीमारी से पहले जो उसकी पर्सनैलिटी, सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो थी वो काफ़ी बेटर थी,
मतलब ये पेशेंट काफ़ी वेल एडजस्टेड था अपनी डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ में। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में देखा जाता है कि ये जो पेशेंट है ये बीमारी से पहले और बीमारी के बाद भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में शो नहीं करता। इसकी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी काफ़ी पुअर रहती है। साथ ही स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म के केस में नेगेटिव सिम्टम्स में ब्लंटेड या फ्लैटेंड इफेक्ट भी कम देखने में आता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैटेंड इफेक्ट कॉमनली देखने में आता है। तो ऐसे में कुछ ये स्पेसिफायर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कैसे स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म और स्किज़ोफ्रेनिया आपस में अलग होते हैं एक दूसरे से। और यही वजह है कि स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। मतलब डॉक्टर्स कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि ये पेशेंट अब काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है और शायद पेशेंट के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा रिटर्न ना करें। रिलैप्स के चांस भी ऐसे में कम रहते हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में रिलैप्स भी ज़्यादा होता है और पेशेंट की सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब डे टू डे लाइफ में वो कितना अच्छा एडजस्ट कर पा रहा है, वो बहुत पुअर होता है और पेशेंट को ज़्यादातर मामलों में किसी सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती ही है। एक अच्छी बात यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म को अगर क्रॉस कल्चरली कंपेयर किया जाए, मतलब अलग अलग सभ्यताओं, देशों और कॉन्टिनेंट्स पर कंपेयर किया जाए, तो ऐसा देखने में आता है कि डेवलपिंग नेशंस में, मतलब जैसे एशिया, अफ्रीका के देश हो गए, यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर ज़्यादा देखने में आता है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले। डेवलप्ड नेशन में स्किज़ोफ्रेनिया का परसेंटेज ज़्यादा होता है और स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म कम लोगों में पाया जाता है। मतलब रिकवरी रेट जो है डेवलपिंग नेशंस में साइकोटिक सिम्टम से वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? जैसा कि स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म के बारे में बताया, इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम पर एक पर्सनैलिटी टाइप मिलता है, या ये कहें कि एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मिलता है जिसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी कहा जाता है। या तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूप ले चुका होगा या फिर वो केवल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें जब स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी ट्रेट्स मौजूद हों तो हम कहेंगे कि किसी पर्सन की स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी है। और अगर इस पर्सनैलिटी की वजह से एक पेशेंट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती हो तो उसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत माइल्डर लेवल पर जब पर्सनैलिटी के अंदर कुछ फीचर्स मौजूद होते हैं तो उसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी का होना कहा जाता है। मतलब ऐसे में पेशेंट में डिल्यूजन्स होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी, ऐसा नहीं है। पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाएंगे या पेशेंट में डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स या स्पीच होंगे, ऐसा देखने में नहीं आता। बहुत माइल्डर लेवल पर कुछ पर्सनैलिटी फीचर्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर कुछ डिल्यूजनल थिंकिंग हो सकती है, एक पर्सन में थोड़े पैरानॉइड फीचर्स हो सकते हैं, एक पर्सन के अंदर इमोशनल लेवल पर काफ़ी एनहेडोनिक फीचर्स हो सकते हैं, मतलब प्लेजर की कमी रहना, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन ना होना और मोटिवेशन की कमी होना, कुछ इस तरह के सिम्टम्स या ये कहें कि पर्सनैलिटी फीचर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिस पर कई सारे अलग अलग डायग्नोस्टिक कैटेगरीज मौजूद होते हैं। उनमें से एक होता है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी का होना। कुछ ऐसे वियर्ड, एक्सेंट्रिक और ऑड बिहेवियर्स या थॉट्स या परसेप्शंस का होना जब किसी पर्सन के नेचर में कॉमनली देखा जाता है तो उसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी का होना कहा जाता है। और आमतौर पर ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में दिखाई देते हैं ट्रेड्स। मतलब जैसे कि कहा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक जेनेटिक बीमारी है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो किसी को भी नहीं हुआ स्किज़ोफ्रेनिया। तो अक्सर ऑब्जर्वेशंस में देखा जाता है, डॉक्टर्स ने बहुत सारे रिसर्च और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में ये देखा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में स्किज़ोटाइपल ट्रेट्स बहुत आम तौर पर देखे जाते हैं। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया के जीन्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि पूरे तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करें, वो कई बार पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी ऐसे बना देते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों से थोड़ी अलग होती है, जिसे कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो कुछ कॉमन टाइप के जो ट्रेट्स हैं जो स्किज़ोटाइपल लोगों में होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे वो अक्सर कन्वर्सेशंस में थोड़े फॉर्मल दिखाई पड़ सकते हैं,
या कई बार इसका बिल्कुल उल्टा, वो कभी कभी बहुत इनफॉर्मल दिखाई पड़ सकते हैं। उनकी जो स्पीच होती है वो बहुत फोकस्ड नहीं होती, वो एक बात से दूसरे, दूसरे पर तीसरे अक्सर जंप करते रहते हैं, उनकी बातें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। इन लोगों का हॉरोस्कोप्स में, एस्ट्रोलॉजी में, सुपरस्टिशंस में, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, कुछ इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में काफ़ी फैसिनेशन होता है, काफ़ी बिलीफ होता है। अलग अलग टाइम पर इनको कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स और परसेप्शंस भी एक्सपीरियंस में आती हैं। कई बार स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी से पीड़ित लोग स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं अपने में। पैरानोया और सस्पिशंस काफ़ी कॉमनली इनमें देखने में आते हैं। ये अक्सर दूसरों पर शक करते हैं, दूसरों पर बहुत ज़्यादा इनको ट्रस्ट नहीं हो पाता और दूसरों की नीयत पर डाउट करते हैं। इनको अक्सर ऐसा लग सकता है कि दूसरे इनका मजाक बना रहे हैं या दूसरा इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स और फैमिली में ये काफ़ी इनडिफरेंट रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते, थोड़े दूसरों से अलूफ रहते हैं और सोशलाइजेशन में इनको अक्सर दिक्कतें आती हैं। इनको फ्रेंड बनाए रखने में मुश्किलें आती हैं और काफ़ी कॉमन है इनमें सोशल एंजाइटी का पाया जाना। दूसरों की प्रेजेंस में ये काफ़ी सोशली एंशियस हो सकते हैं, एम्बैरेसमेंट फील कर सकते हैं, दूसरे इनको जज कर रहे हैं या इनके बारे में बातें कर रहे हैं, ये इनके थिंकिंग में काफ़ी कॉमनली देखने में आ सकता है। ये जो ट्रेट्स होते हैं ये अक्सर स्टेबल रहते हैं, समय के साथ बहुत ज़्यादा इनमें बदलाव नहीं आता और किसी व्यक्ति को बहुत स्ट्रांगली कैरेक्टराइज करते हैं। किसी भी पर्सन को जिसमें स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी है उसको बहुत क्लियरली इन ट्रेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस तरह से बहुत कॉमनली बिहेव करता है। अक्सर जो लोग स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी से पीड़ित होते हैं वो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं और वो लोगों के बीच कई बार बड़े बिजार तरीके से, बड़े वियर्ड तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इनकी आदतें भी थोड़ी एक्सेंट्रिक और वियर्ड हो सकती हैं। आप अक्सर ऐसा पाएंगे कि आपके आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में या मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी बातें बड़ी अजीब लगती होंगी। वो बड़े पेक्यूलियर से कुछ बिहेवियर्स दिखाता होगा, कुछ ऑटिस्टिक ट्रेट्स दिखाता होगा जिसमें वो कुछ बातें बार बार रिपीट करता होगा और एक ही थीम और टॉपिक्स के इर्द गिर्द अक्सर वो चर्चा करता होगा। हो सकता है कि उसको कुछ चीज़ों का कलेक्शन करना पसंद हो, या हो सकता है उसको कुछ खाने की अजीब अजीब चीज़ें पसंद हों, उसके ट्रैवलिंग के शौक़्स बड़े अजीब हों, उसके डेली रूटीन में कुछ अजीब तरह के शौक़्स और हैबिट्स हो सकती हैं। सर्दी गर्मी को लेकर, दिन रात को लेकर कई बार वो फ़र्क ना करता हो। बड़े वियर्ड से बिहेवियर्स कई बार कुछ लोग दिखा सकते हैं। इस वीडियो के लिए तो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होगा, पर काफ़ी वैरायटी में इस तरह के ट्रेड्स दिखाई देते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी की ही तरह दो और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कई बार बड़ा ओवरलैप कर सकते हैं इस डिसऑर्डर के साथ, जिनमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी ट्रेड्स या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है और दूसरा स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी से काफ़ी कई बार मैच करता हुआ दिखाई देता है। ये दो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम पर आइडेंटिफाई किया जाता है और ये उन लोगों में अक्सर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के फैमिली मेंबर्स होते हैं। किसी एक में ये मौजूद हो सकते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा शक करने की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत अनरीजनेबल तरीके से, इलॉजिकल तरीके से दूसरों पर शक होता है। और वहीं स्किज़ोइड पर्सनैलिटी वाले लोग सोशल विड्रॉल पसंद करते हैं, उनको अकेले में खुद में ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अक्सर इनके इंटरेस्ट बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, काफ़ी ये ऑटिस्टिक ट्रेट्स अपने में कैरी करते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इनको दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, सोशल स्किल्स की इनमें बहुत कमी होती है, काफ़ी नर्वस, टेंस और एंशियस हो सकते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने की वजह से बहुत एम्बिशियस भी नहीं होते और बहुत बड़े अचीवर्स भी नहीं होते। अक्सर ये लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, भले ही उनका करियर हो या उनके सोशल रिलेशनशिप्स हों। ये तीनों डिसऑर्डर्स में अलग अलग तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति में मिक्स ट्रेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पर एक डॉक्टर, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट बेटर तरह से डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पर्सन में स्किज़ोइड पर्सनैलिटी है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी है या स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी है। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है?
स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक रिलेटेड डायग्नोसिस है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से काफ़ी मैच करता है। और अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ये तीनों डिसऑर्डर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक्स होते हैं और ब्रेन में, बॉडी में एक तरह से बायोलॉजिकली ये चेंजेस दिखाते हैं। जिस पर्सन को स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर होगा उसमें करीब करीब स्किज़ोफ्रेनिया के तो सारे सिम्टम्स मौजूद होंगे ही, पर साथ ही उसके अंदर एक डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड भी मौजूद हो सकता है, मतलब मूड डिसऑर्डर का एक एपिसोड भी उनमें देखने में आता है। और ये जो डिप्रेशन या मेनिया के सिम्टम्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग होते हैं साइकोटिक सिम्टम्स से। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पहले स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स आए, पेशेंट में इलाज के बाद रिकवरी हुई और उसके बाद डिप्रेशन या मेनिया के सिम्टम्स आए। नहीं, एक ही टाइम पर ये दोनों बीमारियों के लक्षण मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। स्किज़ो मतलब साइकोटिक सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स, और अफेक्टिव मतलब मूड रिलेटेड सिम्टम्स। और कई बार पेशेंट्स में एक ही टाइम पर दोनों सिम्टम्स भी देखने में आ सकते हैं, मतलब एक स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड में थोड़े टाइम के लिए डिप्रेसिव फीचर्स आए और फिर थोड़े टाइम के बाद मैनिक सिम्टम्स का आना भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का ही एपिसोड चल रहा है, पर एक ही स्किज़ोअफेक्टिव एपिसोड में डिप्रेशन के और मेनिया के सिम्टम्स अलग अलग टाइम पर देखने में आ सकते हैं। हाँ, ये एक ही टाइम पर प्रेजेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर डिप्रेशन के भी सिम्टम आ रहे हैं और मेनिया के भी सिम्टम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़े थोड़े फेज के बाद दोनों टाइप के एपिसोड देखने में आ सकते हैं, डिप्रेशन और मेनिया के। डिप्रेशन के टाइम पर एक पेशेंट बहुत ही सैड दिखाई पड़ेगा, इमोशंस में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड दिखाई पड़ेगा, उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, सुसाइडल भी हो सकता है, भले ही उसको सुसाइडल आइडियाज़ आएँ या वो कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है। वेट लॉस हो जाता है, नींद में भी कमी आ जाती है। तो वहीं मेनिक बिहेवियर्स में मेनिया के टाइम पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पेशेंट बहुत एक्साइटेड और हैप्पी रहता है, चीयरफुल रहता है, बातें बहुत ज़्यादा करता है, मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, नींद भी बहुत कम हो जाती है। कई बार बड़े रिस्की और बड़े बिजार बिहेवियर शो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, घर से बाहर ड्राइव पर निकल सकते हैं, बड़े बड़े प्लान बना सकते हैं। और कई बार इनमें ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स भी कॉमनली देखने में आते हैं, मतलब अपने को बहुत बड़ा कोई समझने लगते हैं, अपने को बहुत हाई एस्टीम में देखते हैं, अपने को कोई फेमस या कुछ बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं। और ये जो ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं ये उनके स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मेनिया का एपिसोड तो चला जाए पर ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स एक पेशेंट के अंदर बनी रह जाएं, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का भी उनका लक्षण कहा जाएगा। अक्सर ये देखने में आता है कि साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो ये दोनों डायग्नोसिस अलग अलग टाइम पर पेशेंट को देते रहते हैं। इन दोनों डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में कई बार डॉक्टर्स को बड़ी मुश्किल होती है। तो शुरुआत में कोई पेशेंट आएगा तो उसको शायद स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दिया जाएगा, पर धीरे धीरे जब पेशेंट के अंदर मूड के सिम्टम्स देखने में आएंगे तो पेशेंट का डायग्नोसिस बदल सकता है और उसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिल सकता है। कई बार आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो एक पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस देंगे, तो वहीं अगर आप अगले ही दिन किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो उसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरह से पेशेंट को असेस करते हैं और इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है डॉक्टर्स में कि मूड से रिलेटेड सिम्टम्स को सिग्निफिकेंट माना जाए या ना माना जाए। पर इलाज जब दिया जाता है तो अक्सर दोनों ही सिम्टम्स के लिए एक ही टाइम पर दे दिया जाता है। इनफैक्ट कई बार एक ही टाइप की दवाइयाँ दोनों टाइप के सिम्टम्स में या कहें कि दोनों टाइप के डिसऑर्डर्स में काम कर ही जाती हैं। इनफैक्ट कई बार तो कंफ्यूजन इस लेवल तक हो जाती है कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर का भी डायग्नोसिस मिल जाता है। उस केस में डॉक्टर्स को कंफ्यूजन होती है कि ये पेशेंट के जो डिल्यूजन्स हैं वो एक्चुअल में उसके बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, जो कि ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है। पैरानॉइड डिल्यूजन्स भी बहुत कॉमन होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो यही वजह है कि ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और कई बार डॉक्टरों को एक फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट को अलग अलग एपिसोड होंगे, कई बार पेशेंट अलग अलग कंडीशन में जाएगा, पेशेंट के कुछ सिम्टम बढ़ जाएंगे, कुछ सिम्टम्स कम हो जाएंगे। तो अलग अलग टाइम पर पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर ज़्यादा सटीकता से किसी डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं।
क्योंकि ये तीनों डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं और कई सारे शोधों में रिसर्चेस में भी देखने में आया है कि इन तीनों टाइप के पेशेंट्स के ब्रेन में भी एक ही तरह के चेंजेस देखने में आते हैं। जेनेटिक लेवल पर भी ये तीनों डिसऑर्डर्स में काफ़ी कॉमन जीन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे में साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करते टाइम भी डायग्नोस्टिक कैटेगरी के तौर पर इलाज इनका नहीं देते, जबकि सिम्टम्स के लिए इलाज देते हैं। और अक्सर ये तीनों टाइप के डायग्नोसिस में भी पेशेंट को एक ही तरह का इलाज मिल रहा होता है। तो कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को भी एक जैसी दवाइयाँ मिल रही होंगी जो कि किसी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली जब तीनों डिसऑर्डर्स करीब करीब एक जैसे हैं तो फिर इनका इलाज भी तो एक ही जैसा होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल लेवल पर दवाइयाँ जब असर लाएंगी तो तीनों टाइप के डिसऑर्डर्स के लिए वो एक ही तरह से असर लाएंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन तीनों डिसऑर्डर्स की काफ़ी अलग हो सकती है, जबकि बायोलॉजिकल लेवल पर हो सकता है कि ये तीनों डिसऑर्डर्स एक ही टाइप के ब्रेन में डेफिसिट्स दिखाते हों। डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ये जो मूड और साइकोटिक सिम्टम रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जिसे क्लिनिकल पिक्चर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, ये इतने अलग अलग तरह से दिखाई देती है, इतने अलग अलग टाइप के फिनोटाइप मतलब फीचर्स दिखाई देते हैं कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इनमें क्या कॉमन बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और क्या डिफरेंट बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। और अभी की जो मेडिकल साइंस है या ये कहें कि जो डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है, उसमें इनके कारणों को इतना सटीकता इतना एक्यूरेसी के साथ अभी नहीं आइडेंटिफाई किया जा पाया है, जिसके बेसिस पर इन तीनों डिसऑर्डर्स को बहुत एक्यूरेटली डायग्नोज किया जा सके। मतलब कि शुरुआती स्टेजेस पर ही पता चल सके कि पेशेंट को बाइपोलर होगा या स्किज़ोअफेक्टिव होगा या स्किज़ोफ्रेनिया होगा। क्योंकि बायोलॉजिकल कॉजेज़ नहीं पते, इस वजह से डायग्नोसिस करना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस पर डायग्नोस कर दिया जाता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इस वजह से डायग्नोसिस भी चेंज हो जाता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे आने वाले समय में हम स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और स्किज़ोअफेक्टिव के जब बहुत एक्यूरेट कॉजेज़ के बारे में जान जाएंगे, मतलब बायोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में जो कि जेनेटिक, केमिकल, बायोलॉजिकल अलग अलग लेवल पर होंगे, जब हम इन कॉजेज़ को बेटर तरह से जान पाएंगे तो शायद ये जो पूरा जो डायग्नोस्टिक स्टाइल है ये बिल्कुल बदल जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम पर होने वाले डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस बदल जाएगा और साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जो इनके ओवरलैप्स हैं या जो डिफरेंसेस हैं उसको लेकर भी कुछ नए तरह की कैटेगरीज बन जाएंगी, नए तरीके की सब कैटेगरीज बन जाएंगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें और भी अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स और उनके डायग्नोसिस देखने को मिलें। पर फिलहाल जो भी हमारे पास 3 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं उसी से हमें काम चलाना है और उसी के बेसिस पर काफ़ी बेटर तरह से डॉक्टर्स डायग्नोस कर पाते हैं पेशेंट्स को। कई मामलों में डॉक्टर्स बहुत सही तरह से डायग्नोसिस तक रीच कर पाते हैं और इलाज भी बेटर दे पाते हैं। खैर, डायग्नोसिस कोई भी मिले पर ट्रीटमेंट क्योंकि तीनों का एक ही तरह से होता है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि कॉजेज़ ना पता होने की वजह से ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट फिर भी जो भी सबसे बेस्ट अवेलेबल हैं इन तीनों टाइप के डिसऑर्डर्स के लिए वो अक्सर ज़्यादातर पेशेंट्स को दे दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन भी बेटर हो जाती है। तो इसलिए ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक लेवल पर अफेक्ट करते हैं, जबकि कॉजल लेवल पर भले ही बीमारी किसी भी तरह से मैनिफेस्ट हो रही हो। तो चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के अलग अलग डिसऑर्डर्स हों या फिर उनका मूड डिसऑर्डर्स के साथ ओवरलैप हो, किसी भी केस में दवाइयाँ जो हैं वो काम कर ही जाती हैं और कॉजेज़ भले ही कितने भी अलग या सिमिलर क्यों ही ना हों। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, सीरीज़ के साथ आगे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस से ज़्यादा जानकारी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लेते रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।